टोयोटा साल 2000 में किर्लोस्कर के साथ मिलकर अपनी पहली कार क्वेलिश इंडियन मार्केट में लेकर आता है। फिर 2005 में इनोवा और 2009 में फॉर्च्यूनर। गाड़ियां इतनी जबरदस्त कि इनकी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को मैच कर पाना किसी और कंपनी के बस की बात ही नहीं थी। लेकिन फिर वो आज मारुति की गाड़ियों पर टोयोटा का लोगो लगाकर बेचने पर मजबूर क्यों हुए? क्या इटियोस और लीवा की फेलियर ने टोयोटा को इतना निराश कर दिया कि वो नई कार बनाना ही छोड़ दी? ऐसा वही सोचेंगे जो टोयोटा को ठीक से जानते नहीं। मारुति सुजुकी ने आज तक अपने सारे मॉडल्स मिलाकर 25 मिलियन कार्स को सेल किया है, लेकिन टोयोटा के सैकड़ों मॉडल्स में से सिर्फ एक कार टोयोटा कोरोला 50 मिलियन से भी ज्यादा बिक चुकी है। और इस ब्रांड पर भरोसा इतना है कि हर साल 10 मिलियन से भी ज्यादा नई गाड़ियां सड़कों पर आ जाती हैं। टोयोटा के जिडोका और जस्ट इन टाइम मॉडल ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काम करने का एक ऐसा तरीका दिया जिसने प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाने के साथ ही नुकसान के रिस्क को बेहद कम कर दिया। आपको पता है, इनकी गाड़ियां इतनी रिलायबल हैं कि टोयोटा की सिर्फ 400 पिकअप ट्रक्स का इस्तेमाल करके रिपब्लिक ऑफ चाड की आर्मी ने लीबिया के हजारों सैनिकों को पूरी तरह से हराया था। लेकिन एक कारपेंटर के बेटे ने बुनाई की मशीन बनाने से लेकर दुनिया की मोस्ट रिलायबल कार ब्रांड को कैसे खड़ा कर दिया। आज की वीडियो में हम टोयोटा कंपनी की पूरी जर्नी को ही जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये अपनी क्वालिटी को इतना बेहतर कैसे रख पाते हैं, क्या है इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी और फ्यूचर प्लान्स। टोयोटा की कहानी शुरू होती है साल 1867 में, जब जापान के कोसाई शहर में एक कारपेंटर के घर साकीची टोयोटा का जन्म हुआ। पिता उन्हें भी कारपेंट्री का हुनर सिखाना चाहते थे, लेकिन साकीची का दिमाग कुछ नया और अलग करने में लगा रहता था। वो अक्सर किताबों में खोए रहते थे। उनकी माँ खुद से कपड़ों की बुनाई करती थी और जब भी वो अपनी माँ को इतनी मेहनत से कपड़े बुनते हुए देखते तो सोचते थे कि ऐसी क्या तरकीब लगाऊं कि माँ की मेहनत कम हो जाए। वो टेक्सटाइल मशीन्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे और फैसला किए कि फुल टाइम एक मोटराइज्ड टेक्सटाइल मशीन बनाने पर काम करेंगे। हालांकि उनके पिता इसके फेवर में नहीं थे, फिर भी साकीची ने लकड़ी के कई लूम बनाए, लेकिन कोई भी लूम काम नहीं किया। फिर साल 1890 में साकीची को टोक्यो में हो रहे एक मशीन एग्जीबिशन में जाने का मौका मिला। वहां देश विदेश की तमाम मशीनें देखकर वो हैरान हो गए और उन्हीं मशीनों के फंक्शंस को बारीकी से समझकर एक वुडन हैंडलूम बनाए और टोयोटा वुडन लूम के नाम से उसको पेटेंट करा लिए। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। यह हैंडलूम काम तो कर गई, लेकिन इसमें काफी कमियां थी, जिन्हें दूर करने के लिए साकीची ने 6 हैंडलूम के साथ एक छोटी सी टेक्सटाइल फैक्ट्री की शुरुआत की ताकि आगे के रिसर्च के लिए पैसों का इंतजाम किया जा सके। साथ ही अपने हैंडलूम के प्रमोशन और सेल्स के लिए ईटो शोटेन नाम से एक कंपनी भी शुरू की। कुछ पैसे कमाए और अपने हैंडलूम को इम्प्रूव करते गए। फिर साल आया 1896, जब साकीची ने जापान का पहला ऑटोमेटिक पावर लूम बनाया। काफी कम कीमत में बेहतरीन कपड़े बनाने वाली इस मशीन ने मित्सुई एंड कंपनी के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित किया और उस कंपनी ने साथ मिलकर काम करने का प्रपोजल दिया। और इस तरह शुरुआत हुई एक और कंपनी ईगेट सोकाई की, जिसमें साकीची चीफ इंजीनियर बनाए गए। लेकिन उन पर बस एक ही धुन सवार था कि और बेहतर क्या हो सकता है। उन्होंने मशीन को सेफ बनाने के लिए ऑटोमेशन का एक मैकेनिज्म डेवलप किया जिसे जिडोका कहा गया, यानी कि मशीन में अगर कोई भी खराबी हो तो अपने आप वो रुक जाए। पेपर फंसने पर प्रिंटर का रुकना भी इसी का एक एग्जाम्पल है। हैंडलूम की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसमें धागा खत्म होने पर मशीन रोककर शटल चेंज करना पड़ता था। ऑटोमेटिक शटल चेंजिंग मैकेनिज्म लाकर साकीची ने इस प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया। उसके बाद वो सर्कुलर पावर लूम के साथ कई और मशीन्स का भी इन्वेंशन किए। लेकिन साल 1910 में जापान में आई इकोनॉमिक मंदी ने उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। साकीची के पास टाइम था कुछ नया एक्सप्लोर करने का, इसलिए उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप का एक टूर प्लान किया। वहाँ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन का स्केल देखकर वो हैरान हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुए वहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। खैर, वो जापान वापस लौटकर अपने बेटे किइचिरो के साथ मिलकर टोयोटा स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी शुरू किए और अगले 2 दशक तक टेक्सटाइल बिजनेस में ही काम करते हुए जापान के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। लेकिन साल 1930 में अपनी डेथ से कुछ दिन पहले ही साकीची ने अपने पावर वीविंग मशीन के राइट्स को 1 मिलियन येन में बेच दिया और बेटे किइचिरो से बोले कि इस पैसे का इस्तेमाल जापान की अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने में करना। और दोस्तों, अब शुरुआत होने वाली थी जापान में ऑटोमोबाइल के एक नए युग की। किइचिरो की उम्र लगभग 36 साल की थी। वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फ्यूचर को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन एक नए सेक्टर में एंटर करने से पहले वो अमेरिका गए और गाड़ियों के प्रोडक्शन को देखकर उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया।
वापस आकर वो अपनी टेक्सटाइल कंपनी के अंडर ही एक ऑटोमोटिव डिवीजन की शुरुआत की है और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 1935 में अपनी एक ट्रक G1 और 1936 में अपनी फर्स्ट पैसेंजर कार मॉडल AA को मार्केट में उतार दिए। इन गाड़ियों को टोयोटा के नाम से उतारा गया। टोयोटा का मतलब होता है धान के उपजाऊ खेत, जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए सूटेबल नहीं था। इसलिए किइचिरो ने अपनी कंपनी को टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के नाम से रीब्रांड किया और गाड़ियों पर टोयोटा का लोगो दिखने लगा। इन दोनों गाड़ियों को मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स मिला क्योंकि ये फोर्ड और GM की इंपोर्टेड गाड़ियों से काफी सस्ती थी। दोस्तों, जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन कई वार्स और नेचुरल डिजास्टर्स को झेलने के बाद भी आज जिस मुकाम पर है वो दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। टोयोटा भी इससे अछूता नहीं। उसके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखते ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और एक बम ने टोयोटा के कुरोमो प्लांट को तहस नहस कर दिया और रही सही कसर अमेरिका ने पूरी कर दी जब उसने जापान में पैसेंजर कार के प्रोडक्शन पर ही रोक लगा दिया। केवल कुछ लिमिटेड ट्रक्स के प्रोडक्शन को मंजूरी मिली, जिससे अगले 10 सालों तक टोयोटा कुछ गिने चुने ट्रक्स ही बनाता रहा। लेकिन साल 1949 में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो जापान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमी को फिर से मजबूत बनाने के लिए अमेरिका कुछ पॉलिसीज लेकर आया और पैसेंजर कार के प्रोडक्शन पर लगी रोक हटा ली गई। लेकिन तब तक टोयोटा की कमर टूट चुकी थी और उस वक्त बैंक ऑफ जापान के बेल आउट पैकेज ने टोयोटा को बैंकरप्ट होने से बचाया था। और दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो ज़रूरत होगी एक डीमैट अकाउंट की, जो आमतौर पर हम ऐसे ब्रोकर के साथ ओपन करना पसंद करेंगे जहां पर अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री होता है। बट इस केस में हम अपने इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड्स पर बहुत सारा ब्रोकरेज पे कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम एम स्टॉक बाय मिराई एसिड के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स और IPO जैसे सभी सेगमेंट के अंदर जीरो ब्रोकरेज का फायदा उठा सकते हैं। और इस जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स का फायदा मिलता है सिर्फ 999 के प्लान में। और इसके अलावा एडिशनल 999 का पेमेंट करके आप लाइफ टाइम AMC चार्जेस से भी छुटकारा पा सकते हैं। एम स्टॉक के साथ आपको वन ऑफ द लोवेस्ट डेली इंटरेस्ट रेट्स यानी सिर्फ 6.99% पर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है। साथ ही 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट और वॉइस सर्च से अपने फेवरेट स्टॉक को खोजने जैसे कई और बेहतरीन फीचर्स तो यहाँ आपको मिल ही जाते हैं। मिराई एसेट 25 ईयर्स ओल्ड एक फाइनेंस कंपनी है जो 16 कंट्रीज में अपनी बेहतरीन सर्विसेज के लिए जानी जाती है और एम स्टॉक पर हर रोज 49 करोड़ ट्रेड्स, 1300 करोड़ का MTF बुक और 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स इसके रिलायबिलिटी को दिखाते हैं। तो फिर देर किस बात की, एम स्टॉक के साथ अभी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए और अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करिए। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मिल जाएगा। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। उनके ज्यादातर प्रोडक्शन यूनिट्स बंद करके वर्कर्स को भी निकाल दिया गया था। लेकिन उसी दौरान 1950 में कोरियन वॉर शुरू हो गया और बैटल ग्राउंड से नजदीक होने की वजह से अमेरिका ने टोयोटा को 1000 मिलिट्री ट्रक्स का ऑर्डर दे दिया। और दोस्तों, इसी ऑर्डर ने डूबते हुए टोयोटा में जान डाल दी। टोयोटा के पास जैसे ही कुछ पैसे आए वो एक नई कार के प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू कर दिए। लेकिन इत्तेफाक से इस नई कार के लॉन्च से कुछ दिन पहले 27 मार्च 1952 को किइचिरो टोयोडा की डेथ हो गई। लेकिन उनके कजिन एजी टोयोडा ने कंपनी की कमान अपने हाथ में लेकर उसी साल उस कार को क्राउन के नाम से मार्केट में उतार दिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बर्बाद हो चुके जापान में ना तो लोगों के पास पैसे थे और ना ही रोड की कंडीशन अच्छी थी। इसलिए टोयोटा ने अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए विदेशों का रुख किया और शुरुआत की सऊदी अरब और यमन से लैंड क्रूजर के साथ। फिर साल आया 1958 जब टोयोटा ने जापान के बाहर ब्राजील में अपनी पहली फैक्ट्री शुरू की और उसी साल अपनी कार क्राउन के साथ अमेरिकन मार्केट में भी एंटर कर गए। लेकिन ये उनकी बड़ी भूल साबित हुई। क्राउन अमेरिका में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई क्योंकि अमेरिकन को ये कार ओवर प्राइस्ड और अंडर पावर लगी। टोयोटा ने सबक लेते हुए क्राउन को डिसकंटिन्यू किया और पावरफुल इंजन के साथ लैंड क्रूजर और टियारा को लॉन्च कर दिया। फिर साल 1965 में कोरोला और टोयोटा कोरोना को भी लॉन्च किया गया, जिसने टोयोटा को अमेरिका की 3rd बेस्ट सेलिंग इंपोर्टेड ब्रांड बना दिया। 70s का दशक जापान की इकोनॉमी का गोल्डन पीरियड था। टोयोटा के सेल्स में भी तेजी से इजाफा हुआ और उसने अपने बिजनेस को और भी देशों में एक्सपेंड करने के साथ ही तमाम कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने 2 जापानीज कंपनी हाइनो मोटर्स और डाइहात्सु में स्टेक लिए, जो आज टोयोटा की सब्सिडरी है। फिर उसने 1972 में अमेरिका के एटलस फैब्रिकेटर्स के साथ ट्रक असेंबल करके बेचना शुरू किया और 2 साल बाद ही उस पर भी कब्जा कर लिया।
टोयोटा की इतनी तेज ग्रोथ देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट सख्ते में आ गई, क्योंकि टोयोटा निश्चित तौर पर फोर्ड और जीएम के ही मार्केट शेयर को खा रहा था। लेकिन जब तक गवर्नमेंट उनके ऊपर कुछ इंपोर्ट बैन वगैरह लगाती, टोयोटा ने फ्यूचर को भांपते हुए नॉर्थ अमेरिका में अपना असेंबली प्लांट लगा दिया। और यही नहीं, फोर्ड और जनरल मोटर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर की भी कोशिश करने लगा। फोर्ड से तो बात नहीं बनी, लेकिन जीएम ने टोयोटा के साथ साझेदारी में इंटरेस्ट दिखाया और फिर कैलिफोर्निया में न्यू यूनाइटेड मोटर मैन्युफैक्चरिंग के नाम से एक कंपनी खोली गई, जहां दोनों ने मिलकर साल 2010 तक काम किया और फिर टेस्ला ने इस कंपनी को खरीद लिया। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप में टोयोटा को एक अफोर्डेबल मिड क्लास कार के रूप में लोग खूब पसंद करने लगे। लेकिन जब भी लग्जरी कार्स की बात होती थी तो लोग मर्सिडीज, BMW और जगुआर का रुख कर लेते थे। इसे देखकर टोयोटा ने दुनिया का बेस्ट लग्जरी कार बनाने का फैसला किया और 1983 में लेक्सस नाम से एक लग्जरी कार डिवीजन की शुरुआत की। $1 बिलियन की रिसर्च बजट के साथ उन्होंने दुनिया की सभी लग्जरी कार्स की खासियत को एक ही कार में समेटकर V8 इंजन के साथ अपनी पहली लग्जरी कार LS400 को लॉन्च किया और आज लेक्सस दुनिया की टॉप 10 लग्जरी कार ब्रांड में शुमार है। और दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स कार में दिलचस्पी रखते हैं तो सुप्रा के बारे में आप जरूर जानते होंगे। दरअसल सुप्रा भी 1978 में ही लॉन्च हो गई थी और आज इसकी 5th जनरेशन मार्केट में है। इस तरह अगर देखा जाए तो 90s आते आते टोयोटा ने बस, ट्रक और हर तरह की कार्स बनाना शुरू कर दिया था। फिर साल आया 1997 जब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के साथ एक ज्वाइंट वेंचर में इंडियन मार्केट में एंटर करता है और अपनी पहली कार क्वेलिश को लॉन्च करता है। लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि 2 साल के भीतर ही टाटा और महिंद्रा का 20% मार्केट टोयोटा के पास चला गया, जिसने टोयोटा को हिम्मत दी और 2003 में कोरोला और कैमरी को भी लॉन्च कर दिया गया। लेकिन साल 2005 में टोयोटा ने अपने नए IMB प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इनोवा को मार्केट में स्टैब्लिश करने के लिए अपनी बेस्ट सेलिंग कार क्वेलिश को ही बंद कर दिया और फिर 2009 में आई फॉर्च्यूनर, जिसका आज भी एक अलग ही रुतबा है। लेकिन इन सब के बावजूद टोयोटा के पास कोई भी एंट्री लेवल फैमिली कार नहीं थी जिससे कि वो मारुति को टक्कर दे सके। और उस गैप को फिल करने के लिए साल 2010 में टोयोटा ने इटियोस और लीवा को लॉन्च किया, जिसे शुरुआती सफलता तो मिली लेकिन फिर इसकी सेल्स तेजी से डाउन हो गई। इसलिए 2019 में उसे बंद करके यारिस को लॉन्च किया गया, लेकिन वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। उसी दौरान 2017 में टोयोटा ने अपनी लग्जरी ब्रांड लेक्सस और 2022 में अपनी पॉपुलर ऑफ लोडर हाइलक्स को भी इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन दोस्तों, आप खुद फील कर रहे होंगे कि टोयोटा जितना बड़ा नाम है उसके हिसाब से इंडिया में उनकी सेल्स काफी कम है। और वजह यह है कि फॉर्च्यूनर, इनोवा, हाइलक्स या लेक्सस एक मिडिल क्लास इंडियन की पहुंच से काफी दूर है और अंडर 10 लाख कैटेगरी में टोयोटा अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से गाड़ियां नहीं बना पाता। दरअसल टोयोटा के DNA में है परफेक्शन। आपने वीडियो के शुरू में साकिची टोयोटा को देखा, जिसने एक बुनाई की मशीन को परफेक्ट बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वो छोटे से छोटे इशूज के रूट कॉज को जानने के लिए 5W का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते थे। साकिची जब अमेरिका के टूर से वापस आए तब वो समझ गए थे कि अमेरिका अपने पैसे और स्किल्ड मैन पावर की वजह से इतने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर पाता है। लेकिन वर्ल्ड वार से बर्बाद जापान के पास न तो पैसा था और न ही मैन पावर। लेकिन फिर भी आज टोयोटा दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती है, जिसका क्रेडिट जाता है टोयोटा वे ऑफ प्रोडक्शन को, जिसे हम जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन मॉडल भी कहते हैं। और सही मायने में इसी मॉडल को सीखने के लिए जनरल मोटर्स ने टोयोटा के साथ कोलैबोरेशन भी किया था और आज पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसी प्रोसेस को फॉलो करती है। दरअसल पहले कंपनीज फ्यूचर डिमांड के प्रिडिक्शन के हिसाब से कार्स का प्रोडक्शन करके स्टॉक मेंटेन करती थी, जिसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस, पार्ट्स, रिसोर्सेज और फंड की जरूरत होती थी। लेकिन अगर वो गाड़ी मार्केट में नहीं चली तो उनका सारा स्टॉक बर्बाद हो जाता था। लेकिन जस्ट इन टाइम मॉडल में ऑर्डर मिलने के बाद सिर्फ उतनी ही गाड़ियों का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन सप्लाई चेन का पूरा सिस्टम इतना एफिशिएंट होता है कि डिलीवरी टाइम काफी कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि टोयोटा कॉपी पेस्ट वाली कंपनी नहीं है, उनका अपना एक प्रोसेस है और वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। लेकिन कोविड के बाद टोयोटा की स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव आया है, क्योंकि गवर्नमेंट के एमिशन नॉर्म्स, सेफ्टी नॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स ने गाड़ियों के कॉस्ट को और बढ़ा दिया है। जहां इंडिया जैसे मार्केट के लिए कार बनाने का आइडिया मारुति सुजुकी से बेहतर किसी के पास नहीं, वहीं टोयोटा के पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और निश्चित तौर पर दोनों की अलग अलग कॉम्पिटेंसी फ्यूचर में एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। और यही सब सोचकर टोयोटा ने मारुति के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग का फैसला किया।
जिसका नतीजा है कि टोयोटा और मारुति एक दूसरे की गाड़ियों को रीबैच करके बेच रही हैं और इसका असर भी टोयोटा के सेल्स पर दिखने लगा है। साल 2023 में टोयोटा ने इंडिया में अभी तक की हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्ड करते हुए लगभग 6% मार्केट तक अपनी पहुंच बना ली है, जिसमें 45% कार्स मारुति की है। टोयोटा फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को देखते हुए R&D पर हेवली इन्वेस्ट करता है, इसलिए आज उनका फोकस इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन कार्स पर ज्यादा है। पिछले कई सालों से वो हर साल 1 करोड़ गाड़ियां बेचकर सेल्स के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। अभी टोयोटा दाइहात्सु, हाइनो, लेक्सस और टोयोटा के ब्रांड नेम से गाड़ियां बेचते हैं। साथ ही डेंसो, सुबारू कॉर्पोरेशन, माज्दा, इसुजू, यामाहा और पैनासोनिक में भी 25% तक का स्टेक होल्ड करता है। और हाँ, 4.94% सुजुकी भी टोयोटा का ही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि टोयोटा के बारे में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thanks for watching.